हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं स्कूल की जो विश्व इतिहास है ना, जहाँ कॉलेज व्याख्या था या स्कूल व्याख्या था, यानी कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, RS मेन और SI, जहाँ भी आपका विश्व इतिहास आता है ना MA वगैरह में, तो ये सब यहाँ से होगा। या UGC नेट हो सकता है, CTET हो सकता है। तो इन सब में जो टॉपिक आते हैं ना, उस टॉपिक को मैं पढ़ा रही हूँ। और ये सब है ना, ये सब आप मैंने PDF नोट्स बनाए ना। ये NCERT बुक कौन सी, ये देख सकते हो आप। अभी ये 11 क्लास की NCERT बुक है, आप देख सकते हो। और यहाँ से मैंने टॉपिक लिया है, ये देख सकते हो। इसके अंदर सारा टॉपिक है। अगर असिस्टेंट की प्रोफेसर का दे रहे हो तो 100% यहीं से प्रश्न आएगा। ये पुनर्जागरण जो यूरोप में हुआ वो, उसके बाद आप देखोगे तो पुनर्जागरण का अर्थ, उसके बाद अगर आप देखोगे तो पुनर्जागरण की जो जन्मस्थली थी ना, वो इटली क्यों थी, इटली, और कुछ इसके कारण। ये सब NCERT बुक है, देख सकते हो। यूरोप में पुनर्जागरण के कारण कौन कौन से हैं, क्रूसेड का युद्ध है। और सब NCERT में, आपको कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ये सब देख सकते हो। ये सब कारण है। उसके बाद आप देखोगे तो पुनर्जागरण का प्रभाव, यह ना, ये भी टॉपिक है। पुनर्जागरण का प्रभाव क्या पड़ा। ये साहित्य के क्षेत्र में जो प्रमुख विकास हुआ ना यूरोप में, पुनर्जागरण के कुछ प्रभाव पड़े थे साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कला के क्षेत्र में, ये कला का प्रभाव क्या पड़ा। उसके बाद आप देखोगे तो ये विज्ञान में क्या प्रभाव पड़ा। ये सब खोजे मैं आपको नेक्स्ट में PDF में दूंगी, और मैं खुद नोट्स बना रही हूँ। फिर लास्ट में देखोगे तो पुनर्जागरण के परिणाम क्या क्या हुए। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है धर्म सुधार आंदोलन। ये नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा धर्म सुधार आंदोलन। तो छोटे छोटे वीडियो में धीरे धीरे NCERT बुक के अनुसार पढ़ चलते हैं। और धर्म सुधार आंदोलन के कारण क्या क्या थे, सब NCERT बुक में ही, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। पुनर्जागरण के कारण प्रभाव, तो इसका काल क्या था, तो 1350 से 1550 तक, यानी कि 13वीं से 16वीं शताब्दी तक ये पुनर्जागरण का काल रहा। और इसके मध्य में विशिष्ट परिस्थितियां पैदा हुई, और जिन्होंने मनुष्य को चेतना युक्त बनाया, यही चेतना पुनर्जागरण कहलाती है। इस समय में इन मूल्यों आदर्शों को महत्व दिया गया, जो मध्यकाल में नगण्य सबसे समझे जाते थे। जो लौकिक जगत के जहाँ प्रति आस्था, मानवतावाद का विकास, रूढ़िवादिता के स्थान पर तर्क की महत्ता, प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति आदि महत्वपूर्ण है। पुनर्जागरण सांस्कृतिक व बौद्धिक आंदोलन था। क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना कि पुनर्जागरण काल कैसा था, तो सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन था। इस काल में अंधविश्वास के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टि, मजहबी संकीर्णता के स्थान पर मानसिक, धर्म के स्थान पर यानी कि मानसिक स्वतंत्रता, प्रादेशिक भाषाओं का विकास, यानी कि स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ। पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, पुनः जागना। पुनर्जागरण के लिए यूरोप में प्रयुक्त शब्द रेनेसा, फ्रेंच भाषा का, किसका शब्द, रेनेसा, फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका प्रथम प्रयोग इटली कि वेसारी ने किया था 16वीं शताब्दी में स्थापत्य और मूर्तिकला में आए परिवर्तन से किया था। तो स्थापत्य और मूर्तिकला में जो परिवर्तन आया था, उसके लिए रेनेसा शब्द का प्रयोग फ्रेंच भाषा में सर्वप्रथम किसने किया था, तो यूरोप में हुआ था और वेसारी ने किया था। किसने किया था, यूरोप में हुआ था और वेसारी ने किया था। इंपॉर्टेंट लगा देना, ये सब NCERT की पॉइंट है। स्थापत्य और मूर्तिकला यानी कि वेसारी ने 16वीं सदी में इटली में, कहाँ का था, इटली का। और 18वीं सदी में कला व साहित्य के नवसर्जन हेतु रेनेसा शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी दिदरो ने किया था। तो 16वीं शताब्दी में तो मैंने आपको बता दिया कि वेसारी ने किया था शब्द का प्रयोग, जबकि 18वीं शताब्दी में कला व साहित्य के नवजागरण हेतु रेनेसा, नवसर्जनता हेतु रेनेसा शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी दिदरो ने किया था 18वीं शताब्दी में। इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा देना। हेनरी S. ल्यूक्स के अनुसार मध्यकालीन विचारों के परिवर्तन से हैं जो 13वीं सदी के बाद इटली में विकसित हुई, उन सांस्कृतिक परिवर्तनों से हैं जो 16वीं ईस्वी में यूरोप के अन्य भागों में फैल गए। पहले 13वीं सदी में हुए और 16वीं सदी तक सब यूरोप भागों में फैल गए थे। उसी के परिवर्तन को क्या किसने कहा था, हेनरी S. ल्यूक्स ने पुनर्जागरण कहा था। क्या कहा था, पुनर्जागरण। प्रोफेसर डेविस ने पुनर्जागरण शब्द मानव के स्वतंत्रता, प्रिय और साहसपूर्ण विचारों को अभिव्यक्त करता है, जो मध्य युगों में मजहबी प्रमुखों के यहाँ कैद थे। तो ये परिभाषा है डेविस ने दी थी, प्रोफेसर ने, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी अच्छी तरह याद रखना। और जेई सेंस पुनर्जागरण शब्द जो उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल को समस्त मानसिक परिवर्तनों के सामूहिक रूप से व्यक्त करता है। इसमें भूतकाल के प्रति अभिरुचि और वर्तमान को आत्मसात करने के लिए बौद्धिक चेतना उपस्थित थी।
तो मैं पूर्व एग्जाम के आए हुए प्रश्न भी बताऊंगी कि कौन सी परिभाषा से पूर्व एग्जाम के प्रश्न आए थे, है ना। तो ये सब यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। और फ्रांस में जूलियन मिसिलेट के अनुसार 2 आयाम बताए थे उसने पुनर्जागरण की, दुनिया की खोज और मनुष्य की खोज। तो दुनिया की खोज और मनुष्य की खोज के 2 आयाम किसने बताए थे। पुनर्जागरण के 2 आयाम किसने बताए थे, फ्रांस के जूलियन मिसिलेट ने बताए थे के अनुसार। तो दुनिया की खोज हुई थी 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य। भौगोलिक खोजें जिन्होंने अटलांटिक महासागर, प्रशांत व हिंद महासागर को व्यापार के लिए खोला और पुरानी दुनिया के लोगों को अमेरिका की नई दुनिया, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का परिचय करवाया था। तो ये दुनिया की खोज है। और फ्रांस के जूलियन मिसिलेट के अनुसार 2 पुनर्जागरण के आयाम बताए थे। नेक्स्ट है मनुष्य की खोज। इसमें मानव शक्ति के उस पक्ष को लिया गया जिसके द्वारा उसने मध्यकालीन पोपशाही को अस्वीकार किया तथा विकसित एवं स्वतंत्र दृष्टि का अवलोकन किया था। ये मनुष्य की खोज। सेबाइन के शब्दों में क्या क्या है, सेबाइन ने पुनर्जागरण एक सामूहिक अभिव्यक्ति है। सामूहिक अभिव्यक्ति किसकी थी, सेबाइन की थी, जिसका प्रयोग मध्यकाल के अंत और आधुनिक युग के आरंभ के समय में सभी बौद्धिक परिवर्तनों से है। फिशर ने इसकी परिभाषा में क्या लिखा था, मानवतावादी आंदोलन का प्रारंभ और मजहब के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण, स्थापत्य और चित्रकला का नया स्वरूप, व्यक्तिवादी सिद्धांतों का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और छापेखाने का आविष्कार, इन विशेषताओं को सामूहिक रूप से सांस्कृतिक नवजागरण और मनुष्य की खोज कहा था, है ना, इन्होंने कहा था। फिर उसके बाद देखेंगे ये स्पष्ट है कि पुनर्जागरण एक ऐसा बौद्धिक एवं उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें मनुष्य मध्यकालीन बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र चिंतन की ओर अग्रसर हुआ। पुनर्जागरण प्राचीन के पुनरोदय तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि वर्तमान के पूरे परिवर्तनों को भी अभी इसमें शामिल किया गया, जिसमें तर्क, जिज्ञासा और शिक्षा के द्वारा ज्ञान, विज्ञान, कृषि, उद्योग, कला, साहित्य, संस्कृति के क्षेत्र में चहुमुखी प्रगति को पुनर्जागरण कहते हैं। अब पुनर्जागरण की जन्म स्थली क्या है, इटली है, ये नेक्स्ट में पढ़ेंगे। और पुनर्जागरण इटली में प्रारंभ होने के जो कारण थे, विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र भी, समृद्ध नगरों की स्थापना। इटली प्राचीन यूरोप सभ्यता की जन्मस्थली थी। कुस्तुनिया के पतन पर विद्वानों का इटली पर आश्रय देना। कुस्तुनिया का वर्तमान नाम 1930 में इस्तांबुल नाम, 1930 के बाद इसका वर्तमान नाम क्या है, कुस्तुनिया का इस्तांबुल नाम है। और यह है पुनर्जागरण के कारण। तो नेक्स्ट में धीरे धीरे आपको सारी पीडीएफ दूंगी और नोट्स दूंगी एनसीईआरटी के अनुसार, जो आपको फर्स्ट ग्रेड जब मैंने सब बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में। इससे पहले मैंने जो पार्ट बनाया था उसके अंदर आपको मैप से पूरा समझाया था, ये सेकंड पार्ट होगा।